नमस्कार। तर्कस के इस कार्यक्रम में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम लोग पत्र लेखन के खंड पर चर्चा कर रहे थे और आज उसी क्रम में हम लोगों का जो सबसे महत्वपूर्ण और पहला पत्र है शासकीय पत्र, आज उसके संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं। और पढ़ने के संबंध में हमने जो आपको एक पैटर्न बताया था कि पत्र लेखन वाले कॉलम से किसी लेटर के विषय में आपको क्या सवाल पूछा जाता है, तो दो तीन चीज़ें मैंने कहा था कि इसमें आपको तैयार करना है। पहला कि किसी पत्र की परिभाषा क्या है, किसी पत्र की विशेषता क्या है, किसी पत्र का महत्व क्या है। ये तीन चीज़ें थ्योरी से जुड़ी हुई हैं, परिभाषा, विशेषता, महत्व। दूसरा कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो पत्रों के मध्य अंतर या समानता भी पूछ लिया जाता है, तो उसकी चर्चा हम आप तब करेंगे जब हम आप दो पत्र तीन पत्र पढ़ लेंगे, तब देखेंगे कि उनके बीच अंतर या समानता क्या होगी। किसी पत्र से जो अगला सवाल आपको पूछा जाता है वो उस पत्र का ड्राफ्ट तैयार करिए या उसका प्रारूप तैयार करिए या उस पत्र का उदाहरण दीजिए। कभी कभी कह दिया जाता है कि आप अपनी तरफ से उदाहरण दीजिए, और कभी कभी कोई टॉपिक आपको दे दिया जाता है, कोई कंटेंट या मटेरियल आपको दे दिया जाता है और कहा जाता है कि उसके आधार पर आप पत्र लिखिए। तो जब उदाहरण अपनी तरफ से देना हो तो विषय वस्तु का चुनाव आप खुद कर सकते हैं, और जब कंटेंट प्रश्न पत्र में दिया हो तो उसी कंटेंट को आधार बनाकर हमको अपना उदाहरण लिखना चाहिए। तो ये एक बेसिक अंतर है। कई सारे लोगों ने हमसे लिखित प्रारूप रूपरेखा बनाइए, इस तरीके की चीज़ों में एक बार फिर से अंतर समझने के लिए आग्रह किया था। तो लेक्चर के अंत में हम उस टॉपिक पर आएंगे। अभी हम लोग शासकीय पत्र पर चर्चा करेंगे। शासकीय पत्र या दूसरे शब्दों में आप कहें सरकारी पत्र। तो शासकीय और सरकारी पत्र एक ही है। अब हमें उसको कैसे समझना है, आप अपना एक माइंड सेट बना लीजिए हर पत्र को पढ़ने का। मुझे आशा है कि अगर उस माइंड सेट के साथ आप काम करेंगे तो पत्र में न तो रटने की समस्या रहेगी, न इतना ज़्यादा आपको उसमें टेक्निकलिटी समझ में आएगी। टू द पॉइंट बहुत आसान भाषा में वो आपको याद हो जाएगा। सिर्फ आपको उसमें एक चीज़ समझनी होगी और एक चीज़ अपने दिमाग में बैठाना होगा, वो जो हर लेटर के कीवर्ड्स हैं, यानी कुंजी शब्द, जहाँ से उस लेटर को तोड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और लंबे समय तक उसकी जो टेक्निकलिटी है उस पर अपनी ग्रिप बनाई जा सकती है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको किसी पत्र के बारे में हम उसी पैटर्न के आधार पर समझाएं जहां आप अपना माइंड सेट कर लेंगे। आप देखेंगे कि उसी कीवर्ड से विशेषता भी जनरेट होगी, वहीं से परिभाषा भी निकल कर आएगी और वहीं से मिलता जुलता महत्व भी हमको समझ में आ जाएगा। तो आइए एक बार उसी पत्र के बारे में समझते हैं। किसी पत्र के बारे में जो हमें 4-5 चीज़ें समझनी हैं वो क्या क्या होती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमको समझनी है कि पत्र का उद्गम, जो भी पत्र हम लिख रहे हैं उस पत्र का उद्गम कहाँ से होता है, यानी वह पत्र पैदा कहाँ से होगा। एक चीज़ ये क्लियर करनी है। दूसरा कि वह पत्र कहाँ जाएगा, यानी गंतव्य। तो एक बिंदु हमें उद्गम समझना है और दूसरा बिंदु हमें गंतव्य समझना है। तीसरा, उसका संचालन कैसे होता है। हमने पिछले लेक्चर में आपको संचालन के लिए एक डायग्राम बनाकर बताया था कि एक आयामी, द्विआयामी, बहुआयामी, यानी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, ये 3 तरीके के संचालन रीति की, ट्रैक की हमने चर्चा की थी। तो हमें ये देखना होगा कि कौन से पत्र की संचालन रीति क्या है। अगला जो हमें पॉइंट समझना होता है वह किसी पत्र की विषय वस्तु, वो उसका कंटेंट जो है वो क्या होता है, किस पर डिपेंड होता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद हमें ये देखना होता है कि उस पत्र की भाषा कैसी होगी और उस पत्र की शैली कैसी होगी, यानी राइटिंग स्किल के संबंध में उसकी स्टाइल कैसी होगी, यानी शैली कैसी होगी, और उसकी लैंग्वेज कैसी होगी, भाषा कैसी होगी। इसके बाद कोई एक आध दो पॉइंट अगर उसमें और इम्पॉर्टेंट बचते हैं तो उनको इंक्लूड कर लेंगे। अगर हमारे दिमाग में इतनी चीज़ें किसी पत्र के बारे में हों
तो आप देखेंगे कि न उसकी परिभाषा आपको समझने में कोई दिक्कत होगी, न उसकी विशेषता समझने में कोई दिक्कत होगी। जैसे शासकीय पत्र पर हम आप डिस्कस करने चल रहे हैं, और आप जरा इस पर गौर करिए और चीजों को समझने की कोशिश करिए। पहला शब्द किसी पत्र के बारे में, जो मैंने कहा कि किसी पत्र का उद्गम कहां से होता है, यानी वह पत्र पैदा कहां से होता है। तो शासकीय पत्र के विषय में पिछले लेक्चर में हमने आपको पद की भी चर्चा की थी और पदाधिकारी की भी चर्चा की थी। हमने कहा था कि एक पद होता है और दूसरा उस पद पर जो व्यक्ति आसीन होता है, जो उसके अधिकारों को धारण करके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, वो पदाधिकारी होता है। तो अब पत्र कहीं से भी जनरेट हो सकता है। यहाँ पर 2 पॉइंट बन रहे हैं, आप देखिए, एक पॉइंट बन रहा है पद और दूसरा पॉइंट बन रहा है पदाधिकारी। ठीक है, अब यहां पर आपको ये चीज समझनी होगी कि कौन सा पत्र कहां से जनरेट होगा। ठीक है, जैसे शासकीय पत्र वह पद से जनरेट होगा, और जो अर्ध शासकीय पत्र आप पढ़ेंगे आगे चलकर वह पदाधिकारी के स्तर से जनरेट होगा। तो यहां पर मुझे लगता है कि आप इन दोनों का अंतर बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि पद क्या है और पदाधिकारी क्या है। तो शासकीय पत्र का उद्गम कहां से होता है? निश्चित रूप से पद से होता है। ठीक है, तो एक चीज आपको क्लियर करनी है। दूसरा कि उसका गंतव्य कहां होगा, यानी वह जाएगा कहां। ठीक है, गंतव्य, वो जाएगा कहां। तो गंतव्य भी उसका कहां होगा? पद होगा, ना कि पदाधिकारी होगा। अब देखिए, जब आप अर्धशासकीय पत्र पढ़ेंगे तो उसका उद्गम भी पदाधिकारी से होगा और गंतव्य भी पदाधिकारी को होगा, लेकिन शासकीय पत्र का उद्गम भी पद होगा और गंतव्य भी पद ही होगा। तो गंतव्य उसका क्या होगा? यह भी पद ही होगा। तो उद्गम हम कह सकते हैं कि पद से, और गंतव्य कह सकते हैं पद को। तो एक लाइन आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि शासकीय पत्र का उद्गम सदैव किसी पद से होता है। पद का मतलब शासकीय पद से होता है, और वह जाएगा कहां, उसका गंतव्य कहां होता है? वह सदैव किसी अन्य शासकीय पद को होता है। तो उद्गम भी पद से और गंतव्य भी पद को। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसका होना चाहिए संचालन, यानी यह चलेगा कैसे, 1 डायमेंशनल होगा या 2 डायमेंशनल होगा। तो एकदम अपने दिमाग में आप क्लियर कर लीजिए कि यह किसी पद से पद को जाएगा भी और आएगा भी। ठीक है, यानी ये एक पद से दूसरे पद को जाएगा और उस पद से दूसरे पद को आएगा। तो जब कोई जाएगा भी आएगा भी तो कैसी स्थिति हो जाएगी? 2 डायमेंशनल हो जाएगी। तो यानी हम इसको क्या कह सकते हैं कि इसके संचालन की रीति कैसी हो जाएगी? द्विआयामी हो जाएगी। ठीक है, अब द्विआयामी की स्थिति में 3 कंडीशन बनती है। कौन कौन बनती है? या तो सीनियर से जूनियर को जाए, यहां एस और जे का मतलब आप सीनियर और जूनियर समझिए। तो या तो सीनियर से जूनियर को जाए या तो जूनियर से सीनियर को जाए। ठीक है, और यह हो सकता है समकक्ष स्तर पर जाए। ठीक है, कहीं इसका व्यवहार हो सकता है, जैसे एक डीएम दूसरे डीएम को भी शासकीय पत्र भेज सकता है। एक प्रमुख सचिव किसी विभाग का दूसरे विभाग के प्रमुख सचिव को भी पत्र भेज सकता है और वह शासकीय भी हो जाता है। तो यहां पर ध्यान रखिए 3 कंडीशन है, सीनियर से जूनियर, जूनियर से सीनियर या समकक्ष। लेकिन जाएगा किसी कंडीशन में, चूंकि इसका निर्धारण व्यक्ति नहीं कर रहा है, पदाधिकारी नहीं कर रहा है, पद कर रहा है, इसलिए पद का जो हमारे स्रोत है वो क्या है? पद का हमारे स्रोत वह सेवा नियमावली है या शासन के ऑर्डिनेंस है, उसके अध्यादेश हैं, या अल्टीमेट हमारा संविधान है। तो जब कोई पद संविधान से सृजित होगा तब यहां पर जूनियर भी सीनियर को पत्र भेज सकता है और भाषा शैली में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पद वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अल्टीमेट उसका ओरिजिन कहां से हुआ है? वो संविधान से हुआ है। तो उस हिसाब से चूंकि हम पदीय दायित्व का निर्वहन करते हैं, इसलिए सीनियरिटी जूनियरिटी जैसा कोई भेद यहाँ पर हम नहीं लागू करेंगे, नहीं अप्लाई करेंगे। तो कभी भाषाई स्तर पर आप कंफ्यूज मत होइए कि अगर जूनियर सीनियर को लिख रहा है तो भाषा में बदलाव आना चाहिए। ठीक है, भाषा आग्रहपूर्ण हो जानी चाहिए, भाषा में रिक्वेस्ट दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम पदाधिकारी को मोटिव नहीं कर रहे हैं। मेरा मोटिव किससे है? पद से है। तो इसलिए आप सदैव ये ध्यान रखिएगा कि उसका उद्गम भी पद से होगा, गंतव्य भी पद को होगा, आएगा भी जाएगा भी, इसलिए संचालन उसका द्विआयामी होगा।
अब दूसरी स्थिति बचती है कि विषय वस्तु उसकी क्या होगी, यानी कि वो जो लिखा जाएगा उसका कंटेंट क्या होगा। तो विषय वस्तु उसकी क्या होगी, जाहिर सी बात है कि पद वास्तव में किस लिए कोई लेटर भेजेगा, कॉमन सेंस अप्लाई करिए, तो पद अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भेजेगा, सीधी सी बात है। यानी पदीय दायित्व का निर्वहन करने के लिए ही शासकीय पत्र भेजा जाएगा। अब आपके पद से जुड़ा हुआ क्या दायित्व हो सकता है, आप कल्पना करिए, यानी आपका पद शासन से जुड़ा हुआ है, तो पदीय दायित्व का मतलब जो शासन का दायित्व हो, आपको सौंपा गया हो, शासकीय दायित्व। ठीक है, आप ये शब्द ध्यान रखें कि पदीय दायित्व का निर्वहन करना है, और वह पदीय दायित्व क्या है, आपका शासकीय दायित्व है। तो जो शासकीय दायित्व है वो क्या हो सकता है, या तो किसी नीति के संबंध में हो सकता है, या तो किसी निर्णय के संबंध में हो सकता है, या तो किसी आदेश के संबंध में हो सकता है, या तो किसी निर्देश के संबंध में हो सकता है। ध्यान रखिए क्या क्या हो सकता है, नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश। कौन सी नीति, कौन सा निर्णय, कौन सा आदेश, कौन सा निर्देश, तो वास्तव में शासकीय, या एक शब्द और जोड़ लीजिए। तो अब आप यहां पर कल्पना कर लीजिए कि शासकीय नीति, शासकीय निर्णय, शासकीय आदेश, शासकीय निर्देश इत्यादि को संपादित करने के लिए, इत्यादि को पूरा करने के लिए इस पत्र को भेजा जाता है। तो पत्र की विषय वस्तु क्या हो जाएगी, शासकीय नीति से, शासकीय निर्णय से, शासकीय आदेश से या निर्देश से जुड़ी हुई हो सकती है। तो यहां पर विषय वस्तु को लेकर किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं कि इसकी भाषा कैसी होगी। तो पत्र की भाषा सदैव औपचारिक होगी। औपचारिक भाषा का मतलब एक चीज यहां पर और क्लियर कर लीजिए, ठीक है। जब हम व्यक्तिगत स्तर से कोई बात कहें, फ्रेंडली कोई बात कहें, तब भाषा अनौपचारिक होगी। लेकिन जब हम अपने किसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए अपना कोई व्यक्तिगत काम नहीं कर रहे हैं, शासन का काम कर रहे हैं, एज ए शासन के प्रतिनिधि, एज ए शासन के पदाधिकारी, तब वहां जो भाषा होगी उसमें कहीं पर भी ऐसा कोई शब्द नहीं आएगा जिससे उसमें कहीं ये लगे कि मैं व्यक्तिगत आग्रह के आधार पर उसे कर रहा हूं। अब भाषा में व्यक्तिगत आग्रह कैसे पता चलेगा, ये भी जानने वाली बात है। तो औपचारिक भाषा का मतलब है कि कहीं पर भी कृपया शब्द का व्यवहार नहीं किया जाएगा, कहीं पर भी कष्ट करें इस शब्द का व्यवहार नहीं किया जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी आग्रह इस शब्द का व्यवहार नहीं किया जाएगा, कहीं पर निवेदन इस शब्द का व्यवहार नहीं किया जाएगा, कहीं पर अनुरोध इस शब्द का व्यवहार नहीं किया जाएगा। क्यों? जब भाषा में कृपया, कष्ट करें, आग्रह है कि, निवेदन करना है, अनुरोध है कि, इस तरीके के शब्द आएंगे तो आप तुरंत पहचान लीजिए कि यह भाषा अनौपचारिक है। और चूंकि शासकीय पत्र की भाषा औपचारिक होती है, इसलिए यह वर्डिंग शासकीय पत्र में कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। तो भाषा कैसी होगी, औपचारिक होगी। जब हम कुछ पत्रों के उदाहरण देखेंगे तो भाषा की इस औपचारिकता को हम और भली भांति समझ पाएंगे। मोटे तौर पर मैंने आपको औपचारिक और अनौपचारिक भाषा में कुछ ऐसे कीवर्ड्स बताए हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे तो आप प्राइमा फेसी ये समझ लेंगे कि यह भाषा औपचारिक है कि अनौपचारिक है। यानी कृपया, कष्ट करें, निवेदन है कि, आग्रह करना है, अनुरोध है कि, या किस प्रकार की शब्दावलियां हैं, अनौपचारिक भाषा की। अब इसे हम कहाँ प्रयोग करेंगे, ये भी आएगी, लेकिन कहाँ, अर्धशासकीय पत्र के अंतर्गत, वहां की भाषा अनौपचारिक हो जाएगी। तो भाषा में क्लियर है कि भाषा औपचारिक होगी। अब दूसरी बात कि इसकी शैली कैसी होगी, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। तो शैली सदैव जब हम अपना कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने शासकीय दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो यह काम हमें कैसे करना होगा, यह काम हमें सदैव तटस्थ भाव से करना होगा। ये ध्यान रखिएगा, कैसे करना होगा, तटस्थ भाव से करना होगा। और किस प्रकार की शैली का हम प्रयोग करेंगे, अन्य पुरुष शैली, ठीक है, अन्य पुरुष शैली। तो इसकी जो शैली होगी वह कैसी होगी, तटस्थ भाव वाली होगी और अन्य पुरुष की शैली होगी। एक दिन मैंने आपको शैली का भेद बताया था। ये जो अन्य पुरुष शैली आप देख रहे हैं, ये वास्तव में वक्ता के संदर्भ में लागू होती है। दो बड़ी महत्वपूर्ण शैलियां हैं। पहली, कोई बात कहने की दो बड़ी महत्वपूर्ण शैलियां हैं। कौन कौन सी?
पहली उत्तम पुरुष शैली और दूसरी अन्य पुरुष शैली। इसमें भेद क्या है दोनों में, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष क्या है? जब कोई वक्ता यानी जो बात कह रहा हो, जब कोई वक्ता किसी बात को अपने बिहाफ पर कहे, जैसे कि मैं जब प्रयागराज जा रहा था, मैं जब केदारनाथ की यात्रा पर गया तो मैंने वहां देखा कि, यहां देखिए पर्सनल इन्वॉल्वेशन साफ साफ क्लियर कट दिख रहा है, यानी जो बात मैं कह रहा हूं अपने बिहाफ पर कह रहा हूं। तो ये शैली कौन सी कही जाएगी? यह उत्तम पुरुष शैली कही जाएगी। यानी जो व्यक्ति उस घटना से जुड़ा हो वह स्वयं उसको बताए तो शैली उत्तम पुरुष की होगी। लेकिन जब किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी कोई बात कही जाए जो उससे रिलेटेड ना होकर किसी अन्य से रिलेटेड हो, जैसे मैं कहूं कि जब मिस्टर काखागा हिमालय की यात्रा पर पहुंचे तब उन्होंने वहां देखा, यहां देखिए ये सुनाई पड़ रहा है कि मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसी अन्य की। तो जब कहने वाला व्यक्ति अर्थात वक्ता अन्य किसी की बात करे तो शैली अन्य पुरुष की होगी, और जब वह अपनी स्वयं की बात करे, अपने बिहाफ पर करे तो शैली उत्तम पुरुष होगी। ये दो बातें आप हमेशा ध्यान रखिए, पत्र लेखन में बहुत बार इसका उपयोग किया जाएगा। तो इसकी शैली कैसी होती है? तटस्थ भाव से और अन्य पुरुष होती है। ठीक है, ये इसके मेजर पार्ट्स हैं जो इसकी विशेषता है। अब जब आपको इस पत्र की विशेषता लिखनी होगी तो आपको इसी को पॉइंट आउट कर लेना होगा। जैसे आप विशेषता हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे कि शासकीय पत्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं, और नीचे पॉइंट आउट करते जाएंगे कि शासकीय पत्र का उद्गम सदैव किसी शासकीय पद से होता है। दूसरा पॉइंट, उसका गंतव्य सदैव किसी शासकीय पद को होता है। उसका संचालन सदैव द्विआयामी होता है, यह वरिष्ठ से कनिष्ठ की तरफ या कनिष्ठ से वरिष्ठ की तरफ या समकक्ष स्तर के अधिकारियों के मध्य हो सकता है। अगला पॉइंट, इसकी विषय वस्तु सदैव किसी शासकीय नीति से, निर्णय से, आदेश अथवा निर्देश से जुड़ी हुई होती है, अर्थात जो शासकीय कार्य व्यवहार है वही इसकी विषय वस्तु होता है। अगला पॉइंट, इसकी भाषा सदैव औपचारिक होती है, इसकी शैली सदैव तटस्थ भाव से लिखी जाएगी और यह पत्र सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा। भाषा में एक चीज आप जब औपचारिक लिखें कि भाषा औपचारिक होगी, तब आप थोड़ा सा ये क्लियर कर दें, उसको जस्टिफाई कर दें कि अर्थात इसमें किसी अनौपचारिक शब्द जैसे कृपया, कष्ट करें, निवेदन है कि, आग्रह है कि, अनुरोध करना है कि, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो अब यही आपकी विशेषता हो गई, इसी को आपको पॉइंट आउट करना है। अब अगर ये बात हमको समझ में आ जाए तो हमको इसकी परिभाषा बनाने में कितनी सुविधा हो जाएगी। आप कल्पना करिए, हम आपको इसकी परिभाषा इसी कीवर्ड्स के आधार पर समझाते हैं। शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है, ये लाइन एकदम फिक्स है कि शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें किसी शासकीय पद से किसी अन्य शासकीय पद को द्विआयामी रूप में किसी शासकीय नीति, निर्णय, आदेश अथवा निर्देश के परिप्रेक्ष्य में प्रेषित किया जाता है या व्यवहार किया जाता है। अर्थात यही हमको सेट पैटर्न पर परिभाषा लिखनी है कि शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें किसी शासकीय पद से किसी अन्य शासकीय पद को द्विआयामी रूप में किसी शासकीय नीति, निर्णय, आदेश अथवा निर्देश के परिप्रेक्ष्य में पत्र प्रेषित किया जाता है या पत्र व्यवहार किया जाता है। अब आप इसी को कोड कर लें और इसी को इन्वर्टेड कामा में कर लें, यही फिक्स शब्दावली आपकी क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी। तो अगर आपको ये विशेषता समझ में आ गई, इसके कीवर्ड समझ में आ गए, तो परिभाषा आपको स्वतः समझ में आ जाएगी। आप उसी परिभाषा को वहां पर लिख दें। तो अब आपको न परिभाषा इसकी समझने में दिक्कत होगी और न इसकी आपको विशेषता समझने में दिक्कत होगी। आप इसी को यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेंगे। तो ये शासकीय पत्र की परिभाषा है और ये इसकी विशेषता है। अब अगर इसके महत्व के संबंध में हम चर्चा करें कि शासकीय पत्र का महत्व क्या होता है, तो दो तीन चीजों पर हमको आपको ध्यान देना जरूरी है। किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है? सबसे पहला मैंने आपको कहा कि यह पत्र जो है वह सदैव क्या करता है? यह शासकीय कार्य व्यवहार को संपादित करता है। ठीक है,
तो पहला महत्व इसका क्या हो गया कि इस पत्र के माध्यम से शासकीय कार्य व्यवहार का संपादन किया जाता है। महत्व की पहली लाइन हो गई। शासकीय कार्य व्यवहार का यहां मतलब हमारा क्या हो गया, यहां शासकीय नीति से हो गया, निर्णय से हो गया, आदेश से हो गया, निर्देश से हो गया। ठीक है, तो आप ये चीज बता देंगे महत्व में पहली लाइन कि इस पत्र के द्वारा शासकीय कार्य व्यवहार का संपादन किया जाता है। शासकीय कार्य व्यवहार में शासन से जुड़े हुए नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश इत्यादि होते हैं। दूसरी लाइन आपको क्या लिखनी है महत्व के संदर्भ में कि जो भी शासन के पदाधिकारी होते हैं, जो भी इस पद से जुड़े हुए होते हैं, वह अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए इस पत्र का उपयोग करते हैं। तो आप एक लाइन क्या लिख सकते हैं कि पदीय दायित्व का निर्वहन करने के लिए अधिकारी गण इस पत्र का उपयोग करते हैं ताकि वे अपने औपचारिक दायित्वों का निर्वहन कर सके। तो दूसरी लाइन आप ये लिख दीजिए। तीसरी लाइन आप ये लिखेंगे कि यह पत्र सदैव एक अभिलेख के रूप में होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में अभिलेख का महत्व समझाया था कि अभिलेख क्यों होता है। अभिलेख, लेख मतलब लिखा गया, अभि मतलब अधिकार पूर्वक, तो अधिकार पूर्वक लिखा गया लेख, यानी पद के अधिकार से यह पत्र लिखा गया है, इसलिए यह एक अभिलेख होगा। जब कोई पत्र महत्वपूर्ण होता है और अभिलेख के रूप में होता है, तब जाहिर सी बात है कि उसको संरक्षित भी कर लिया जाता है। क्यों संरक्षित कर लिया जाता है? मैंने आपको बताया था कि अतीत के जो निर्णय होते हैं, ठीक है, अतीत के निर्णय जो होते हैं उनका अवलोकन करने के लिए, यानी अभिलेख के रूप में जब वह संरक्षित होगा तो अतीत के निर्णयों का अवलोकन किया जा सकता है और जो वर्तमान कार्य हैं, यानी वर्तमान में चल रहे हैं, वर्तमान कार्यों का भी बैकग्राउंड समझकर उन्हें बेहतर तरीके से संपादित किया जा सकता है। और अगर यह अभिलेख के रूप में संरक्षित होंगे तो जाहिर सी बात है कि भविष्य के लिए भी यह एक गाइडलाइन का काम करेंगे। तो भविष्य के लिए भी यह पथ प्रदर्शक होते हैं, टार्च बेयरर होते हैं, गाइडलाइन के रूप में कार्य करते हैं। तो अतीत से भी यह जुड़ गए कि अतीत के निर्णयों का अवलोकन करने के लिए, वर्तमान कार्य को संपादित करने के लिए और भविष्य की गाइडलाइन के रूप में होते हैं। इसी आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर अतीत में किसी अधिकारी ने गलती की है तो हम उस अधिकारी की जवाबदेही भी तय कर सकते हैं। तो इस पत्र के माध्यम से अधिकारियों की जवाबदेही भी उनके कार्यों के संबंध में कि उन्होंने अपने पदीय दायित्व का निर्वहन सही ढंग से किया है कि नहीं किया है, यह भी यहाँ पर तय किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस पत्र का जो महत्व है वो अभिलेख के रूप में है और इस तरीके से भी उसका महत्व है। यहाँ पर एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पूरा सिस्टम है वह अल्टीमेट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? भारत की जनता के प्रति, क्योंकि जो संप्रभुता है वह वास्तव में जनता के प्रति ही निहित है। चाहे आप शासन को लीजिए चाहे प्रशासन को लीजिए, प्रशासन के अधिकारी क्या कहलाते हैं? लोक सेवक। तो लोग कौन है? जनता है और ये उसी के सेवक है। शासन के प्रतिनिधि भी क्या कहलाते हैं? जन सेवक। तो जनता है और ये उसके सेवक है। तो जब पूरा सिस्टम हमारा अल्टीमेट जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, तब सरकार को चाहिए कि इन पत्रों में जो इनका अभिलेखीकरण किया गया है, इन पत्रों को भी जनता के सामने रखे। तो जनता के सामने सरकार कैसे रखती है? सरकार अपने गजट का प्रकाशन करती है। गजट का मतलब क्या होता है? राजपत्र। ठीक है, राजपत्र, इसी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गजट। तो यह सरकार का जो राजपत्र है, गजट होता है, उसमें वह अपने निर्णयों को, अपने आदेशों निर्देशों को प्रकाशित करके जनता के सम्मुख रखती है, जिससे लोकतंत्र में संप्रभु जनता उसका अवलोकन करके शासन की शुचिता को, पारदर्शिता को, वैधता को, जवाबदेही को समझ सके और देख सके। तो इसलिए जो शासकीय पत्र होंगे अभिलेख के रूप में उन्हें संरक्षित ही नहीं किया जाएगा, बल्कि राजपत्र में उनका गजट में प्रकाशन भी अनिवार्य होगा। यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्यों अनिवार्य होगा वो मैंने आपको समझाया। तो इसका भी यहाँ पर जो प्रकटन होगा वो कैसा होगा? अनिवार्य होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इसलिए जो शासकीय पत्र है उसका महत्व आप इसी विषय पर लिख सकते हैं
कि शासकीय पत्र के माध्यम से या सरकारी पत्र के माध्यम से सदैव शासकीय कार्य व्यवहार को संपादित किया जाता है, जिसमें सरकार के नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश इत्यादि जुड़े होते हैं। अधिकारीगण अपने पदीय दायित्व का निर्वहन भी इन्हीं पत्रों के माध्यम से करते हैं। यह अभिलेख के रूप में होते हैं, इसलिए इन्हें एक राज्य की संपत्ति माना जाता है, संरक्षित किया जाता है और गजट में अनिवार्य रूप से प्रकाशित भी कराया जाता है। अभिलेख के रूप में यह अतीत के किसी निर्णय के अवलोकन के लिए भी महत्वपूर्ण साक्ष्य होते हैं। वर्तमान जो कार्य चल रहे हैं उनके लिए भी यह पृष्ठभूमि का, आधार भूमि का काम करते हैं और भविष्य के निर्णयों के लिए भी गाइडलाइन का काम करते हैं। इन्हीं पत्रों के माध्यम से अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा सकती है। इन्हीं पत्रों के माध्यम से सरकार की जो पारदर्शिता है वह भी सुनिश्चित होती है। इसी से लोकतंत्र की जो जवाबदेही है वह भी सुनिश्चित होती है और सरकार जनता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाती है। अर्थात सुचितापूर्ण शासन की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि इसका प्रदर्शन किया जाए। तो सुचितापूर्ण शासन, पारदर्शिता सिस्टम की, अधिकारियों की जवाबदेही वह इन्हीं पत्रों के माध्यम से सुनिश्चित होती है। एक और महत्वपूर्ण बात कि जब ये अभिलेख के रूप में होते हैं और इनको संरक्षित कर दिया जाता है तो इन केस कभी कोई वाद विवाद पैदा हो जाए, अर्थात कोई न्यायिक मामला उत्पन्न हो जाए, अदालत में कोई प्रकरण चला जाए और वहां पर हमें साक्ष्य की आवश्यकता पड़े, तब ऐसे पत्रों का उपयोग बतौर न्यायिक साक्ष्य के रूप में भी किया जा सकता है। तो यह पत्र क्या होंगे? बतौर न्यायिक साक्ष्य के रूप में भी इनका उपयोग कर लिया जाएगा। तो अगर ये बिंदु आपके दिमाग में है तो आपको महत्व लिखने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अब यहाँ पर आपके 3 पॉइंट क्लियर हुए। कौन कौन से? एक तो आपने शासकीय पत्र की परिभाषा समझ ली, दूसरा शासकीय पत्र की आपने विशेषता समझ ली और तीसरा उसका महत्व क्या होता है आपने यह भी समझ लिया। तो अब ये 3 पॉइंट हमारे आपके क्लियर हो गए शासकीय पत्र के। अब हम देखते हैं कि किसी शासकीय पत्र को जो लिखा जाता है उसका जो प्रारूप होता है, उसका फॉर्मेट जो होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में चर्चा करते हुए बताया था कि किसी पत्र में 2 तरीके की स्थितियां बनती हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। तो मैंने कहा था कि अनौपचारिक निजी पत्र होते हैं, उनका कोई सेट पैटर्न नहीं होता है, प्रारूप नहीं होता है, कैसे भी आदमी जैसे चाहे उसको लिख देता है। लेकिन जो शासन से जुड़े हुए पत्र हैं उनका एक सेट पैटर्न होता है जिसे आप औपचारिक प्रारूप कहते हैं। तो जो सरकारी पत्र होता है इसका भी प्रारूप सदैव नियत होता है और औपचारिक होता है। कैसे वह नियत और औपचारिक होता है, आइए जरा एक बार उसके प्रारूप पर हम आप नजर डालते हैं कि कैसे कौन कौन सी चीजें लिखनी है। आपको पिछले वीडियो को भी जो बातें मैंने बताई थी वो भी ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि वहां पर हमने पत्र के भागों की चर्चा की थी और ये बताया था कि कौन सी चीज कहाँ होती है। तो ये देखिए कॉपी का एक पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है और इस भाग को हम मान लेंगे कि ये दायां पार्श्व है और ये हमारा बायां पार्श्व है। ठीक है, तो अब ये किनारा हमारा क्लियर हो गया है, दायां पार्श्व बायां पार्श्व। कॉपी में हमें क्या करना है, पत्र में सबसे ऊपर दाएं पार्श्व पर, ठीक है, राइट साइड में सबसे ऊपर पत्रांक का उल्लेख किया जाएगा। ठीक है, पत्रांक जैसे मैंने डालने के लिए आपको बताया था पिछले वीडियो में, उसी अनुसार यहाँ पर पत्रांक डाला जाएगा। आप अगर चाहें तो इस पत्रांक की जगह आप पत्र संख्या भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो पत्र संख्या लिख दें या पत्रांक लिख दें, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी लेटर में पत्र संख्या लिखी होगी, किसी में पत्रांक लिखा होगा, बात एक ही है। कहाँ लिखना है? राइट साइड में सबसे ऊपर। अब इसकी ठीक निचली लाइन को आप फॉलो करें और कहाँ आ जाएं? बाएं पार्श्व पर। तो बाएं पार्श्व पर आप थोड़ा सा हाशिया छोड़ दें। ये देखिए यहां पर मैंने ये हाशिया छोड़ रखा है। अगर ये हमारी लाइन है तो आप देखेंगे कि इस लाइन के बगल ये हमने अंत तक ये हाशिया छोड़ रखा है। तो हमें क्या करना है, बाएं पार्श्व पर थोड़ा सा हाशिया छोड़ते हुए प्रेषक शब्द लिखना है। कहाँ? पत्रांक के निचली लाइन को फॉलो करें, बाएं पार्श्व पर आए। बाएं पार्श्व पर हम क्या लिखेंगे, थोड़ा हाशिया छोड़ते हुए प्रेषक। ठीक है, लाइन की दूरी इतनी हो, देखिए लाइन से इतनी दूर हटकर हमने प्रेषक लिखा है। तो प्रेषक लिखेंगे, यानी जो पत्र भेजने वाला है।
कामा लगाएंगे अनिवार्य रूप से, और नीचे हमें 3 जानकारी देनी है। कौन कौन सी? एक उसका नाम लिखना है, दूसरा उसका पद नाम लिखना है, और तीसरा उसका शासकीय पता लिखना है। ठीक है, नाम, पद नाम और शासकीय पता कैसे लिखा जा सकता है, एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप थोड़ा सा इस बात को भी समझ लें। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर प्रेषक लिखा, ये इस तरीके से, और यहाँ पर कामा लगाया। तो अब अगर हमें नाम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, का, खा, गा। एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, कामा लगाएंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह स्पष्ट रूप से आपको निर्देशित किया जाता है कि केवल कूट अक्षरों का उपयोग करें। ठीक है, आप केवल इस तरीके के कूट अक्षर का उपयोग करें, राम, श्याम, इस तरीके कोई नाम मत यहाँ पर लिखें, ये आपको निर्देश होता है वहां पर। अच्छा, दूसरा, अगर आप XYZ भी लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप XYZ भी लिखिए, लेकिन फिर यक्स आप कैसे लिखेंगे? आप इस तरीके से लिखेंगे, XYZ। यानी जो लेटर राइटिंग या जो है आपकी परीक्षा प्रणाली है, खास करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उसमें 2 चीज है, एक है भाषा और दूसरा है लिपि। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भाषा का बाउंडेशन नहीं मानता है। जैसे कोई अगर हिंदी माध्यम का छात्र है तो भाषा का बाउंडेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा तो स्वयं एक पंचमेल खिचड़ी भाषा है। उसमें उर्दू के भी शब्द आ जाएंगे, उसमें अंग्रेजी के भी शब्द आ जाएंगे, उसमें हिंदी के भी शब्द आ जाएंगे, उसमें देशज भाषा के भी शब्द आ जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए कि आप अपने दैनिक जीवन में हिंदी बोलते हैं और बहुत आराम से अलमारी का प्रयोग करते हैं, आलपिन का प्रयोग करते हैं, मोजे का प्रयोग करते हैं, कुर्सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह आप कृषि का भी उपयोग करते हैं, जल का भी उपयोग करते हैं, पानी का भी करते हैं आप। तो यहाँ देखिए, जल तो संस्कृत शब्द हो जाएगा, लेकिन पानी क्या संस्कृत है या हिंदी का शब्द है? नहीं। तो हिंदी चूंकि एक खिचड़ी भाषा है, इसलिए भाषा पर कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन लिपि पर बाध्यता है। और लिपि आपको सदैव कहा जाता है कि देवनागरी में ही लिखें। आप जरा सा रिमाइंड करिए, जब आपने प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म भरा होगा तो उसमें एक ऑप्शन ये भी भरना रहता है कि क्या आपको देवनागरी लिपि का पूर्ण ज्ञान है, और आप टिक करते हैं हाँ। ठीक है, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं। लेकिन आपको क्या पूरे पेपर में कहीं ये पूछा जाता है कि क्या आपको हिंदी भाषा का पूर्ण ज्ञान है? ये नहीं पूछा जाता है। तो लिपि को लेकर बाध्यता है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप अंग्रेजी भाषा तो लिख सकते हैं, लेकिन भाषा में आप लिपि कौन सी अपनाएंगे? देवनागरी। इसलिए आप XYZ ऐसे लिखेंगे, ये क्लियर रखिएगा, आगे निबंध वगैरह में भी काम आएगा। तो जैसे हमने लिख दिया का, खा, गा, अब ये इनका नाम हो गया। पद नाम इनका मान लीजिए हो गया सचिव। ठीक है, ये सचिव के पद पर हैं, तो पद नाम इनका हो गया सचिव। अब ये मान लीजिए कि किसी मंत्रालय के अंतर्गत हैं, जैसे ये गृह मंत्रालय में कार्य करते हैं, भारत सरकार के अधीन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे गृह मंत्रालय। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गृह मंत्रालय। और इसको ज्यादा लंबा खींचने की अपेक्षा इसको आप छोटा करिए, लाइन चेंज करिए, और यहां से आप लिख दीजिए भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार। आपको ध्यान क्या रखना है, भारत सरकार लिखने के बाद आप पूर्ण विराम लगा देंगे। तो ध्यान रखिए, प्रेषक के बाद आपने कामा लगाया, का, खा, गा के बाद कामा लगाया, यानी नाम के बाद, पद नाम के बाद कामा लगाया, गृह मंत्रालय भारत सरकार के बाद आपने गृह मंत्रालय के बाद कामा लगाया, भारत सरकार के बाद पूर्ण विराम लगाया। दूसरी बात क्या आपको ध्यान रखनी है कि एक लाइन में आपने नाम लिखा, ठीक है, दूसरी लाइन में आपने पद नाम लिखा, तीसरी लाइन में आपने, तीसरी और चौथी लाइन में आपने शासकीय पता लिखा। तो शासकीय पता अगर लंबा हो रहा है तो आप 2 लाइन में लिख दीजिए, लेकिन नाम एक ही लाइन में रखिए, पद नाम अलग लाइन में लिखिए और शासकीय पता अलग लाइन में लिखिए। वही लिखा है, नाम, पद नाम और शासकीय पता। तो ये इस पैटर्न पर लिखना है। इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए का, खा, गा, ठीक है, ये किसी का नाम है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसमें तमाम आगे शब्द लगा देते हैं, जैसे किसी ने लिख दिया इसमें डॉक्टर का, खा, गा, ठीक है, कोई इसमें लिख देता है कि लेफ्टिनेंट, ठीक है, का, खा, गा, कोई इसमें लिख देगा रिटायर्ड जनरल का, खा, गा, ठीक है। इस तरीके के शब्द यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कहीं पर भी वो इस तरीके का कोई भी शब्द नहीं आएगा, ठीक है।
सीधे सीधे आपको नाम लिखना होगा। बहुत कर सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा नाम के आगे श्री लगा सकते हैं, श्री काका गा। अब यहां पर एक बात और ध्यान आती है कि क्या अगर हम स्वयं पत्र भेज रहे हो, हम प्रेषक हैं, तो अपने नाम के आगे हम श्री लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो ध्यान रखिए, कई बार ऐसा होता है कि यह पत्र प्रेषक के नाम जरूर जाता है लेकिन वो लिखता नहीं है। जो ऑफिस का स्टोनो बाबू होता है वो टाइप करता है, तो वो टाइप नॉर्मली श्री कर देता है, तो इसलिए श्री को यहाँ गलत नहीं माना जाता है। ठीक है, आप इसे लगा सकते हैं पत्र में। लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका क्या होगा किसी भी विवाद से बचने के लिए कि आप कुछ ना लगाएं, यहाँ पर आप सीधे जो है यहाँ पर नाम लिखें, का खा गा। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसके पूर्व में आप कुछ ना लगाएं। दूसरी चीज कि नाम के पीछे बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं कि BA LLB। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दिए, BA और LLB, इस तरीके लिख दिए। बहुत लोग क्या लिख देते हैं, MA MEd। ठीक है, तो ये जो शैक्षिक उपाधियों के सूचक शब्द हैं ये यहाँ पर नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है, तो शैक्षिक उपाधि सूचक DLED, MPhil, BA, B.Ed, M.Ed, PhD, कोई भी ऐसा यहाँ पर शब्द नहीं लगाया जाएगा। केवल जो प्रशासनिक सेवाओं के काडर हैं उन काडर का उल्लेख किया जा सकता है। तो 2 ही काडर हैं, जैसे काखा का यहाँ पर हम लिखें तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं IAS। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कामा लगा देंगे। लेकिन अगर ये IAS जब भी लिखेंगे तो इसी के सामने लिखेंगे, लाइन चेंज करके नहीं लिखेंगे। और दूसरा काडर इनका क्या है, PCS। ठीक है, तो अगर हम लिखेंगे तो IAS PCS ये जो संवर्ग है, काडर है, उसका उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो ज्यादा प्रचलन में है उसमें ये सब भी नहीं लिखा जाता है, प्रायः सीधे सीधे नाम लिख दिया जाता है। तो नाम जब आप लिखें तो एक बारीकी ये ध्यान रखें, न आगे कुछ लगाइए न पीछे कुछ लगाइए। नाम लिखने के बाद कामा जरूर लगाइए। दूसरा, एक लाइन में नाम, दूसरे में पदनाम और बाकी 2 लाइनों में आप शासकीय पता लिख सकते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ये आपका पैटर्न होगा। तो ये जब आप प्रेषक का कॉलम बनाएंगे तो इस तरीके से लिखना कहाँ से शुरू करना है ये आप देख सकते हैं। जहां मैंने का खत्म किया ये लाइन आप देख सकते हैं, तो जहां आपने का खत्म किया उसी के नीचे से आप शुरू करें और ये जो बाकी लाइनें हैं ये भी लगभग आप बराबर रखें। इधर की लाइन घटा बढ़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इधर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सामने से आप चीजों को बराबर रखें। इनको आप बारीकी से लिखकर देखकर समझ लीजिए। तो ये कॉलम हमारा ऐसे बनेगा। दूसरा, जिसको भेजा जाना है, प्रेषिती। ठीक है, यानी जो गंतव्य है, जहां पत्र पहुंचेगा या जो पाएगा, तो उसको लिखना है सेवा में पद और शासकीय पता। समझने वाली बात क्या है, यहां पर जो पत्र पाएगा, जहां गंतव्य होगा, उसके नाम का उल्लेख नहीं किया जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिए, नाम का कॉलम नहीं है, तो प्रेषक तो नाम का उल्लेख करेगा, लेकिन जो प्रेषिती होगा, जहां सेवा में लिखेंगे वहां नाम नहीं होगा। केवल 2 चीज होगी, कौन कौन, पदनाम और शासकीय पता। जैसे इसी को अगर हम आप चेंज करें तो मान लीजिए यहां हम हटा दें और ये नाम हटा दें। ठीक है, ये हमने क्या किया, नाम हटा दिया इस तरीके से यहां पर, और यहीं पर अगर हम बढ़ा देते हैं सेवा में, यहीं पर हम बढ़ा देते हैं सेवा में और ये कामा लगा दिए, तो आप देखिए यही चीज अब क्या हो गई, इस कॉलम में सेट हो सकती है। परिवर्तन कहां हुआ, नाम हट जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। शब्द क्या लिखना है, सेवा में पदनाम और शासकीय पता। यहां पर मैंने 1 लाइन बनाई है क्योंकि स्पेस कम था, ये 2 लाइन में भी हो सकता है जैसे यहां पर ऊपर है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, 1 लाइन या 2 लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये जो हाशिया आपने छोड़ा था, अब इस हाशिए में हमें थोड़ा सा एक शब्द बढ़ा के लिखना है। वो शब्द क्या होता है, अनुभाग संख्या। जब आप पिछले लेक्चर को याद करिए, मैं जब आपको विभागों के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको अनुभाग भी बताया था, सेक्शन भी बताया था। ये सेक्शन संख्या जो होती है यहां पर डाली जाती है। सेक्शन संख्या आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अनुभाग कहीं पर लिखा है तो इस तरीके से हम यहां पर अनुभाग लिखेंगे। जनरली डैश लगा देते हैं और कहीं पर नहीं भी लगा रहता है। ठीक है, यहां पर लघु कोष्टक में कभी कभी हम लिख देते हैं अनुभाग संख्या 1, और कभी कभी हम क्या करते हैं कि ये कोष्टक नहीं भी लगाते हैं, सीधे लिख देते हैं 1। कभी कभी हम क्या करते हैं कि इस 1 को ना लिखकर हम सीधे देवनागरी में लिख देते हैं 1।
तो कोई भी सही है। आपने ये एक लिखा है तो भी ठीक है, इस तरीके से आपने लिखा है तो भी ठीक है, और ये लिखा है तो भी ठीक है, यानी ये तीनों सही है। ठीक है, आप किसी भी तरह लिख दें, बस ध्यान क्या रखना है कि इस हाशिए का उपयोग करके, देखिए प्रेषक और सेवा में तो यह इस लाइन से दूर है, लेकिन अनुभाग इस लाइन से सटा हुआ है, तो हाशिए का उपयोग करते हुए अनुभाग संख्या लिखेंगे। अनुभाग संख्या के ठीक सम्मुख दाएं पार्श्व पर, ठीक है, अनुभाग संख्या के ठीक सम्मुख दाएं पार्श्व पर, यानी देखिए ये लाइन के बिल्कुल एकदम सामने दिया हुआ, देखिए ये इसके ठीक सामने दिया हुआ, क्या क्या लिखना है, दिनांक और स्थान। ठीक है, क्या क्या लिखना है, दिनांक यानी वो पत्र जिस दिन भेजा जाएगा, और स्थान जहां से भेजा जाएगा, अर्थात ये शासकीय पता जहां पर होगा। कैसे लिखते हैं, दिनांक और स्थान लिखने का भी एक प्रॉपर तरीका है, आप उसका ध्यान रखिए। जब भी हम लिखेंगे, इसमें ज्यादा डिस्कस करने के बजाय आप वो फॉर्मेट दिमाग में अपने बैठाइए, स्टेपल करिए। कैसे ये चीज लिखनी है, जब भी हम दिनांक या स्थान लिखेंगे तो दी डैश, मान लीजिए लखनऊ से भेजा गया है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे लखनऊ, कामा लगाएंगे 10 दिसंबर 2019। यहां पर ध्यान रखिए 10 दिसंबर कामा 2019। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान क्या रखिए, जब हम फॉर्मेट बनाए तो हमने दी लिखकर जगह छोड़ी और स्थान लिखकर जगह छोड़ी। ठीक है, लेकिन जब हम एक्चुअल में लिखते हैं तो हम दी लिखकर डैश लिखेंगे, ये हमारा कॉलम है, फॉर्मेट है हमारा। इसके बाद चाहे हम पहले स्थान का नाम लिखें और चाहे पहले दिनांक लिखें, लेकिन हर हालत में ये दी पहले रहेगा। तो आपको अपने दिमाग में क्लियर क्या करना है कि ये दी जब हम लिखेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे तो इस तरह दी लिखेंगे, जगह छोड़ेंगे, स्थान लिखेंगे, जगह छोड़ेंगे जब फॉर्मेट करेंगे। लेकिन जब एक्चुअल में लिखेंगे तो दी लिखकर लखनऊ लिखे, कामा लगाए, 10 दिसंबर लिखे, कामा लगाए, 19 लगाए। यहां पर स्थान पहले आ गया, दिनांक बाद में आ गया, और जबकि दी यहां लिखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका फॉर्मेट है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम यहां पर दी लिखें, डैश करें, और यहां पर हम लिख दें 10 दिसंबर कामा 2019 कामा लखनऊ। यहां पर ध्यान रखिए। अब यहां देखिए दी पहले लिखा, डेट डाल दिया, स्थान बाद में लिखा, तो ये भी फॉर्मेट ठीक है और ये भी फॉर्मेट ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि इन दोनों में से कोई एक फॉर्मेट आप अपना लीजिए, उसमें बिल्कुल भ्रम में मत रहिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं। आप इस लाइन को रट लीजिए और समझ लीजिए। मेंस दे रहे हैं तो मुझे आशा है कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। दूसरी चीज यहां पर समझने वाली बात क्या है कि ये जो महीने का नाम लिखा है दिसंबर, ये देखिए दोनों जगह पूरी तरीके से लिखा हुआ है। जैसे इस डेट को हम चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 10/10/2019। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। क्यों गलत है? मान्य नहीं है मानक प्रारूप में। क्यों नहीं मान्य है? इसलिए क्योंकि यह जो मंथ का नाम है, महीने का नाम है, यह सदैव देवनागरी में लिखा जाएगा, अंक में नहीं लिखा जाएगा। ध्यान क्या रखना है कि सदैव देवनागरी में लिखा जाएगा, अंक में नहीं लिखा जाएगा। तो ये चीज विशेष रूप से हमको आपको ध्यान रखनी है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं, अगर जगह की कमी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे हमें दिसंबर लिखना है तो हम दिस लिखकर और यहां पर इस तरीके से 0 बना देंगे। तो अगर जगह कम है तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि महीने का नाम जो लिखेंगे वो सदैव देवनागरी में लिखेंगे, चाहे ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए और चाहे पूरा दिसंबर लिख दीजिए। एक बात और ध्यान रखनी है इस संबंध में कि सदैव एक ही लाइन में लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम जगह कम है तो यहां पर लिखें दिनांक 10 दिसंबर 2019 और फिर यहां नीचे आकर हम लिखें लखनऊ, तो ये तरीका गलत होगा, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक ही लाइन में लिखना है। अब इसमें समझदारी क्या दिखानी है कि जब आप लिखना शुरू करिए तो यहीं से आप इस बात को माइंड मेकअप कर लीजिए कि जो आप लिख रहे हो एक लाइन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये माइंड मेकअप कर लीजिए। और माइंड मेकअप कैसे होगा? ये परीक्षा हाल में नहीं होगा, घर पे बैठ के जब 2-4 बार इसका अभ्यास करेंगे, गलती करेंगे, समझेंगे, अपना प्रारूप चेक करेंगे, तो
तो खुद से ही आपको टीचर भी बनना है, स्टूडेंट भी बनना है। अपना प्रारूप लिखिए, मानक प्रारूप से मिलान करिए, गलती कहाँ है उसको मार्क करिए और अगली बार वो गलती ना करिए। ये सीखने का तरीका है। तो इस तरीके से हम जब डेट डालेंगे तो वो लिखेंगे। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब अनुभाग संख्या हो गई और इसके ठीक सामने दिनांक हो गई। अब यहाँ पर आपको विषय का उल्लेख करना है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मूल कंटेंट होता है ये हमारा मूल विषय है। तो मूल विषय को संक्षेप में ऊपर लिख दिया जाता है ताकि पत्र पढ़कर ये समझने में सुविधा हो कि इसका मोटो क्या है। विषय कहाँ से लिखा जाता है? ये जो प्रेषक और सेवा में आपने लिखा है इसी के ठीक नीचे आपको विषय लिखना होता है। आप कई किताबों में हो सकता है अलग अलग पैटर्न दिया हो, लेकिन मैं आपको एक मानक पैटर्न बता रहा हूं और आप इसे ध्यान रखिए, उसमें लेकर कंफ्यूजन की स्थिति मत रखिए। तो ये प्रेषक, सेवा में और विषय, इनको आप एक लाइन में लिखेंगे। यहां से आप विषय लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। जब आप सेकंड लाइन विषय की लिखेंगे तो ध्यान क्या रखना है कि विषय की जब आप सेकंड लाइन लिखते हैं, मान लीजिए हमने ये विषय यहां से शुरू किया ये इस तरीके से, और पहली लाइन हम यहां पर लिखे, तो सेकंड लाइन यहां से नहीं शुरू होगी। सेकंड लाइन कहां से शुरू होगी? इसके नीचे से शुरू होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर 3 लाइन में भी है तो भी यहां से शुरू होगी। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि विषय के नीचे हमें दूसरी लाइन को नहीं ले जाना है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ क्लियर होनी चाहिए। देखिए यहाँ की मार्जिन आप देख सकते हैं। दूसरा, जब हम विषय लिखते हैं तो जो लास्ट वर्डिंग होती है वो ज्यादातर मैंने आपको बताया था के संदर्भ में, के परिप्रेक्ष्य में, के विषय में, इस तरीके की वर्डिंग आती है। आप जब कई पत्र लिखेंगे तो आपको अभ्यास होगा। तो ये जो लास्ट वर्डिंग होती है ये क्या होती है? इसके संदर्भ में। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं पर लाइन ऑर्डर के विषय में लिखा, या आपने कहीं पर पराली जो किसान जला रहे हैं उनको रोकने के संबंध में लिखा, तो आप लिखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पराली जलाए जाने की, किसानों द्वारा पराली जलाए जाने की घटना के संदर्भ में, या घटना के विषय में, या घटना के परिप्रेक्ष्य में। तो लास्ट वर्डिंग कैसी आएगी? के संदर्भ में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको पत्र अब यहाँ से शुरू करना है। तो पत्र क्या होगा? महोदय। यहाँ पर ध्यान रखिए ये शब्द लिखा हुआ है महोदय। महोदय, प्रेषक, सेवा में, विषय और महोदय, ये आपका एक क्रम में लिखा हुआ है। इनकी लाइन एक जैसी रहेगी। तो महोदय लिखेंगे, कामा लगाएंगे नीचे से, फिर यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तो इतनी चीजें जरूर लिखेंगे जो मैंने लिखी है, आप फॉर्मेट में इतनी चीजें जरूर लिखेंगे। क्या लिखना है? उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है कि, आप ध्यान रखिए कि अन्य पुरुष की शैली है। यह कहने का निर्देश हुआ है कि, मैं नहीं कह रहा हूं, यह कहने का निर्देश हुआ है कि। ये जो निर्देश शब्द है ये शासकीय पत्र के लैंग्वेज की पहचान है, औपचारिक भाषा की पहचान है। तो ये शब्द जब भी आप शासकीय पत्र लिखेंगे ये वर्ड, पर्टिकुलर ये वर्ड जरूर आना चाहिए। यहां पर एक कंफ्यूजन आपको होगा, मैं दूर कर दूं। 2 शब्द है मिलते जुलते, एक शब्द है निर्देश और एक शब्द है निर्देश। देखिए 2 शब्द है। निर्देश का मतलब होता है ऑर्डर और निर्देश का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। अंग्रेजी में दोनों का अंतर आप समझ लीजिए। निर्देश का मतलब ऑर्डर और निर्देश का मतलब इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन ज्यादा हार्ड नहीं होता है, इंस्ट्रक्शन का पालन बाध्यकारी नहीं होता है, इंस्ट्रक्शन का उल्लंघन किए जाने पर दंड का प्रावधान नहीं होता है सामान्य तौर पर, यदि पहले कोई शर्त ना दी गई हो तो सामान्य तौर पर। लेकिन ऑर्डर सदैव बाध्यकारी होगा, इसका पालन अपरिहार्य करना ही होगा, और ऑर्डर हार्ड होता है, टू द पॉइंट होता है। तो यहां पर निर्देश अलग शब्द है और निर्देश अलग शब्द है। जो शासकीय पत्र में प्रयुक्त होने वाला शब्द है पहली लाइन में, हो सकता है आगे के प्रस्तर में, पैराग्राफ में कहीं निर्देश भी आए तो अलग बात है। मैं पहली लाइन में इस जगह पर बात कर रहा हूं, तो ये कौन सा शब्द यहां आएगा? निर्देश आएगा। तो आपको किसी भी दशा में ये भूलना नहीं है। निर्देश हुआ है कि, अब जो कुछ बात आपको लिखनी हो वो आगे यहाँ पर आप लिखेंगे। मान लीजिए पहला पैरा आपका यहाँ पूरा हो गया, दूसरा पैरा आपको लिखना है तो 2 हेडिंग डालेंगे, यहाँ 2 पॉइंट डालेंगे, यहाँ पर डैश लगाएंगे। अब ये 2 कहाँ डाला है? देखिए मैंने कल आपको बताया था उपर्युक्त के नीचे ये ठीक हमने 2 डाला है। ये देखिए आप मिलान करिए इसका, उपर्युक्त के ठीक नीचे हमने 2 डाला है। एक चीज और देखनी है
कि विषय में जो आपने सेकंड लाइन चेंज की थी वो तो यहीं से आई थी, लेकिन जब मेन पैरा की आप सेकंड लाइन चेंज करेंगे तो ये देखिए आगे बढ़कर महोदय के नीचे से आ गई। तो यानी कि विषय की जो लाइन होगी वो तो यहीं से रहेगी, लेकिन जब मेन पैरा आप लिखेंगे तो उसकी लाइन यहां से होगी। तो सेकंड लाइन में ध्यान रखिएगा कि इसकी सेकंड लाइन कहां से शुरू करनी है और इसकी सेकंड लाइन कहां से शुरू करनी है, यह आप बिल्कुल क्लियर रखिए। जब पत्र शासकीय पत्र खत्म हो जाता है तो सामान्यतः इस तरीके की वर्डिंग लिखी रहती है। मैंने इसको सेकंड बना के इसीलिए लिख दिया है कि अगर और कुछ इसमें बात लिखनी होती तो हो सकता है ये लाइन सबसे अंत में लिखी जाती, वो चौथी पांचवी पैराग्राफ हो जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ चूंकि हमको छोटा सा प्रारूप बनाना था इसलिए हमने दूसरे में ही दिखा दिया। क्या लिखा है? तत्काल प्रभाव से अनुपालन कराएं। आप देखिए तटस्थ भाषा साफ साफ दिख रही है, अन्य पुरुष शैली साफ साफ दिख रही है, भाषा औपचारिक है, भाषा आदेशात्मक है। तो शासकीय पत्र की भाषा में सदैव आदेशात्मकता होगी, आर्डर का पुट होगा, तटस्थ भाव से लिखी जाएगी, अन्य पुरुष शैली में, तत्काल प्रभाव से अनुपालन कराएं। थोड़ी वर्डिंग चेंज भी हो सकती है, जैसे तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन कराएं, तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। तो ये सब भाषा की विविधता है, कैसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे होता है लगभग, इसलिए मैंने आपको एक मॉडल ये लिखा। अब यहां पर देखिए हमारा ये पत्र पूरा हो गया। जब ये पत्र पूरा हो जाएगा, मेन विषय इसकी पूरी हो जाएगी, तब कहीं पर भी इसमें समापन सूचक कोई भी शब्द नहीं लिखा जाएगा। समापन या आदर सूचक कोई भी शब्द शासकीय पत्र में नहीं लिखा जाएगा। तो यहां देखिए कोई समापन या आदर सूचक नहीं लिखा है। जब अर्ध शासकीय हम आप पढ़ेंगे तो उसमें समापन या आदर सूचक लिखेंगे, तब आपको अंतर इसका भली भांति समझ में आ जाएगा। तो जब कोई हमको समापन सूचक शब्द नहीं लिखना है तो अब इसके समापन की तरफ बढ़ चले। क्या क्या समापन करना है? यहाँ ये नीचे, यानी पत्र जहां पर खत्म हुआ उसके दाएं पार्श्व पर, यह आपको मैंने बताया था दायां पार्श्व है। दाएं पार्श्व पर क्या क्या लिखना है? औपचारिक शब्द है भवदीय। जब भवदीय कहीं लिखा जाए तो यह औपचारिक शब्द है, जब भवनिष्ठ कहीं पर लिखा जाए तो यह अनौपचारिक शब्द है। आप वर्डिंग ध्यान रखिए कि यहाँ की फॉर्मेलिटीज हमको कैसे पूरी करनी है। तो शब्द क्या लिखेंगे? भवदीय। यहाँ पर नीचे देखिए हस्ताक्षर के लिए हमने हा लिखकर इस तरीके का डैश बना दिया है, ठीक है। तो ये हस्ताक्षर की जगह हो गई। जब मूल साइन होनी होगी तो हो सकता है इसको ब्लैंक छोड़ दें, यहाँ हस्ताक्षर ना लिखें, वो अंडरस्टूड होता है, बहुत सारे लेटर निकलते हैं तो नहीं बनाते हैं, लेकिन स्पेस जरूर छोड़े रहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से एक कर्सर दो कर्सर नीचे कर देते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर साइन होगी, नीचे इसके नाम लिखा जाएगा, नाम लघु कोष्टक में लिखा जाएगा। ये देखिए हमने ये कोष्टक बनाया है, ये कौन सा कोष्टक है? लघु कोष्टक। तो नाम सदैव लघु कोष्टक में ही लिखा जाएगा और सीधे सीधे नाम लिखा जाएगा। कोई श्री नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई आईएएस नहीं, कोई पीसीएस नहीं, सीधे सीधे नाम लिखा जाएगा। ये किसका नाम होगा आप बता सकते हैं? ये नाम होगा प्रेषक महोदय का। पत्र भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रेषक की। तो यहाँ पर साइन किसके होंगे? सदैव जो पत्र भेजने वाला होगा प्रेषक होगा। भवदीय या भवनिष्ठ का जो भी कहीं कॉलम बनेगा वो सदैव किसका होगा? प्रेषक का होगा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ नाम किसका आएगा? इन्हीं महोदय का आएगा। और पद नाम किसका आएगा? वो भी इन्हीं महोदय का आएगा। तो इन्हीं के नाम पद नाम को एक बार फिर कॉपी पेस्ट कर लीजिए और यहाँ ले आइए, डाल दीजिए। अंतर क्या करिएगा? जब नाम लिखिएगा तो लघु कोष्टक लगा दीजिएगा और पद नाम लिखने के बाद यहाँ पूर्ण विराम लगा दीजिएगा, ठीक है। तो पद नाम लिखने के बाद यहाँ आपका पूर्ण विराम हो गया। अब यदि मैंने आपसे चर्चा की थी कि पत्र के साथ कभी कभी कुछ संलग्नक भी होता है, ये आवश्यक नहीं है, हर पत्र के साथ संलग्नक हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन यदि हो, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संलग्नक क्या हो सकता है। सम धन लग्न धन अक, मूल शब्द क्या था? लग्न। लग्न का मतलब लगा हुआ, सम का मतलब बराबर। तो जो पत्र के साथ बराबर लगा रहे, क्या लगा जा सकता है? जो पत्र के कंटेंट के साथ रेलिवेंट मटेरियल हो, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने मूल पत्र में किसी अखबार के कटिंग का हवाला दिया कि उस अखबार में इस तारीख को ये खबर प्रकाशित हुई थी, तो संलग्नक के रूप में उस अखबार की एक फोटोकॉपी वहां पर लगा दिया जाए। आपने किसी लेटर का हवाला अपने पत्र में दिया तो उसकी एक फोटोकॉपी संलग्नक के रूप में लगा दीजिए। आपने किसी फोटोग्राफ का किसी साक्ष्य का हवाला दिया तो उसकी एक कॉपी लगा दीजिए। यानी संलग्नक सदैव वह होगा जो रेलिवेंट मैटर होगा।
संलग्न कई तरीके से लिखा जाता है, लेकिन मैंने आज आपको एक औपचारिक तरीका बताया है। आगे कभी जब चर्चा करेंगे तो उसके अन्य तरीके भी हम आप चर्चा करेंगे। तो संलग्न कैसे लिखा जाएगा? ये जो भवदीय वाला कॉलम है इसी के ठीक सम्मुख, कहाँ? बाएं पार्श्व पर। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए भवदीय और इसी के ठीक सम्मुख संलग्न। तो भवदीय के ठीक सम्मुख बाएं पार्श्व पर संलग्न। संलग्न की लाइनें देखिए, प्रेषक, सेवा में, विषय, महोदय, ये लाइनें भी बराबर हैं और संलग्न भी बराबर है। तो ये सारी लाइनें बराबर हैं, बाहर केवल ये अनुभाग निकला हुआ है, ठीक है, हाशिए में। तो संलग्नक लिखेंगे। यहां पर जितनी संलग्नकों की संख्या होगी, मान लीजिए 2 है, 1 है, 4 है, 10 है, जितनी भी हो, तो लघु कोष्ठक में संलग्नक की संख्या लिख देंगे। ये संख्या आप 2 ऐसे भी लिख सकते हैं और 2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों आपका तरीका ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख दिया। नीचे आपको संलग्नकों का विवरण दिया हुआ होता है। तो जैसे आपने 2 संलग्नक लिखा तो दोनों का आपको विवरण देना होगा। तो यहां पर 1 लिखेंगे, डैश लगाएंगे, इसका विवरण दे देंगे। 2 लिखेंगे, डैश लगाएंगे, इसका विवरण दे देंगे। अब ये थोड़ा सा क्या करते हैं कि यहां से जैसे देखिए ये हमने लिख दिया, यानी हल्का सा पीछे करके, ठीक है, हल्का सा पीछे करके लिख दिया, तो ये थोड़ा सुंदर बन जाता है, देखने में अच्छा लगता है और एक मानक प्रारूप भी है, इसका मानक तरीका भी है। तो यहां पर हम संलग्नक लगा सकते हैं। तो अब आप यहां क्लियर कर लीजिए। दाएं पार्श्व पर सबसे ऊपर पत्रांक संख्या, फिर प्रेषक का कॉलम हाशिया छोड़ते हुए, प्रेषक के नीचे सेवा में, यहां नाम लिखा जाएगा, यहां नाम नहीं लिखा जाएगा, क्लियर है। हाशिए का उपयोग करते हुए अनुभाग संख्या, अनुभाग संख्या के ठीक सम्मुख दाएं पार्श्व पर दिनांक स्थान का उल्लेख, कैसे करना है मॉडल मैंने बताया। इसके बाद विषय का उल्लेख, लास्ट वर्डिंग के संदर्भ में या के परिप्रेक्ष्य में, के विषय में, ठीक है। इसके बाद महोदय, पहली लाइन इस तरीके से लिखेंगे। निर्देश शब्द को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है। लास्ट लाइन जो होती है ये सेकंड पैरा बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? उपयुक्त के नीचे ही सेकंड बनाएंगे, थर्ड फोर्थ जो भी होगा कंटिन्यू बनाते जाएंगे। शब्द क्या होना चाहिए? तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित कराएं, ठीक है। खत्म हो गया तो कोई औपचारिक शब्द यहां पर नहीं लिखेंगे, समापन सूचक, सीधे क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। समाप्ति का कॉलम जो प्रेषक होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि नीचे वो हस्ताक्षर मुहर करे। नीचे जब हस्ताक्षर मुहर कर देगा तो मतलब ऊपर जो लिखा गया है उसके लिए यह रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। कैसे लिखना है? भवदीय लिखेगा, हस्ताक्षर के लिए जगह छोड़ेगा, लघु कोष्ठक में नाम लिखेगा, नीचे पदनाम लिखेगा, पदनाम के बाद पूर्ण विराम लगा देगा। यहां कामा नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। कामा एक प्रकार का अल्प विराम है और ये जो आपने कोष्ठक लगाया है यह भी एक विराम चिन्ह है। तो यहां तो हमने एक कामा लगाने के लिए आपको बताया था कि नाम में, पदनाम में, यहां भी कामा लगाने के लिए हमने बताया था, लेकिन यहां कहीं कामा नहीं लगाना है, ना भवदीय के बाद, ना हस्ताक्षर के बाद, नाम के बाद लघु कोष्ठक स्वयं में एक विराम चिन्ह लगा ही हुआ है, कोई जरूरत नहीं है, और पद के बाद आपने पूर्ण विराम लगा ही दिया है। यदि कोई संलग्नक है तो भवदीय के सम्मुख यहाँ पर संलग्नक लिख दिया जाए, ठीक है। तो ये आपका जो शासकीय पत्र का प्रारूप है ये यहाँ पर पूरा हो गया। ये कंटेंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसमें एक कार्यवाही और बचती है जिसकी चर्चा मैं सोच रहा था आपसे करूंगा, वो किसी शासकीय पत्र के प्रतिलिपि भेजने की कार्यवाही। मान लीजिए ये शासकीय पत्र है और इसी की प्रतिलिपि हमको भेजनी होती, तो ये संलग्नक या भवदीय के नीचे उसका फॉर्मेट शुरू करते हैं, लेकिन आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। पत्र आपका यहीं पर पूर्ण मान लिया जाता है, प्रतिलिपि एक एक्स्ट्रा मैटर है, भेज दिया जाए तो अच्छा रहता है। जब फॉर्मेट बनाया जाए तो प्रतिलिपि को भी दिखा दिया जाए साथ साथ, कोई बुराई नहीं है। जब हम लिख ही रहे हैं तो जितना बेहतर हो सकता हो, जितना अच्छा हो सकता हो, जितनी संपूर्णता के साथ हो सकता हो हम वो लिखें, ठीक है। लेकिन आज मैं प्रतिलिपि की चर्चा नहीं करूंगा, मैं फिर उसकी किसी दिन चर्चा करूंगा प्रतिलिपि की। तो मुझे उम्मीद है कि शासकीय पत्र के परिभाषा में, विशेषता में, महत्व में और प्रारूप में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि शासकीय पत्र के किसी एकाध उदाहरण पर चर्चा कर लें, एक दो जो विगत वर्षों में पूछे गए सवाल हैं उस पर चर्चा कर लें, आपको उसका कंटेंट समझा दें कि अगर कंटेंट दिया हुआ है तो आप कैसे उसमें क्या चीज़ें लिखें, थोड़ा सा हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। और साथ में ही
इसमें जो प्रतिलिपि भेजने की कार्यवाही होती है वो भी हम आपको समझाने की कोशिश अगले वीडियो में करेंगे। अब एक छोटी सी 2 मिनट का समय आपका और हम लेना चाहेंगे कि कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में कहा था कि प्रारूप और लिखित प्रारूप का अंतर उनको समझ में नहीं आया। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में टू द पॉइंट समझाता हूँ और आप ये चीज़ बिना किसी कन्फ्यूजन के अपने मन में पूरी तरीके से बैठा लीजिए और उसी के आधार पर आपको अगला काम करना है। क्या क्या करना है कि अगर हमसे कहीं पर प्रारूप पूछा गया हो, देखिए कुछ सवालों के मॉडल हम लिख रहे हैं। पहला कि एक जगह हमको पूछा गया है कि प्रारूप लिखिए, दूसरी जगह हमको पूछा गया है कि लिखित प्रारूप लिखिए, दूसरी जगह हमको लिखा गया है कि लिखित जो है वो प्रारूप लिखिए, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी जगह हमको पूछा गया है कि प्रारूप की रूपरेखा बनाइए, ये तीसरा मॉडल हमारा हो गया। या चौथी जगह आपको कहा गया है, कोई पत्र दिया गया और कहा गया है कि पत्र की रूपरेखा बनाइए, ये मान लीजिए हमसे कहा गया। ठीक है, 4 टाइप के मॉडल आप ध्यान रखिए। कहीं हमको कहा गया कि शासकीय पत्र का प्रारूप बताइए, शासकीय पत्र का लिखित प्रारूप बताइए, शासकीय पत्र के प्रारूप की रूपरेखा बनाइए, शासकीय पत्र की रूपरेखा बनाइए, ये 4 मॉडल हो सकता है। इन चारों मॉडल में हमको सिर्फ और सिर्फ प्रारूप ही लिखना है, जिसे आप ड्राफ्ट कहते हैं। यानी जो ये बना हुआ है ये क्या है, ड्राफ्ट है, और सीधा सीधा हमको यही ड्राफ्ट या प्रारूप इन चारों के जवाब में लिखना है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब दूसरी स्थिति क्या बनती है, 5वां मॉडल क्या बनता है कि मान लीजिए कहीं पर कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है, कहीं पर कंटेंट दिया हुआ है यानी मैटर दिया हुआ है। जैसे आपसे कहा गया कि सचिव गृह मंत्रालय, अब वर्डिंग पर ध्यान दीजिए, कि सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश शासन को भेजे गए एक पत्र का प्रारूप बनाइए। ठीक है, या बाढ़ पीड़ितों की सहायता या बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने विषयक उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को एक शासकीय पत्र की रूपरेखा बनाइए या प्रारूप बनाइए। तो यहां ध्यान रखिए कि कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक, अब कंटेंट के साथ चाहे प्रारूप जोड़ा जाए, चाहे कंटेंट के साथ लिखित प्रारूप जोड़ा जाए, ठीक है, या कंटेंट के साथ रूपरेखा जोड़ी जाए। ठीक है, तो इन सारे के जवाब में क्या लिखा जाएगा, उदाहरण, ये ध्यान रखिएगा, यानी पूरा पत्र। ठीक है, तो मैंने जब पिछले पत्रों का अवलोकन किया तो 7-8 टाइप मेरे समझ में आए। ठीक है, तो यदि कंटेंट दिया हुआ है और कंटेंट के साथ कंफ्यूज करने के लिए, वैसे तो प्रश्न पूछने वाले को साफ साफ पूछना चाहिए, लेकिन अब वर्तमान में जो भी स्थितियां चल रही हैं उसमें जो पूछ ले उसी के अनुसार हमको अपनी समझ बनानी है। तो क्या समझ बनानी है कि यदि कंटेंट दिया हो और कंटेंट के साथ प्रारूप या लिखित प्रारूप या रूपरेखा पूछी जाए कुछ भी, तो हमको क्या लिखना है, उदाहरण। यदि उदाहरण पूछा गया तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ पूछा गया है तो भी उदाहरण लिखना है। लेकिन यदि कंटेंट नहीं दिया गया है और प्रारूप या लिखित प्रारूप या प्रारूप की रूपरेखा या पत्र की रूपरेखा पूछी गई है तो प्रारूप या ड्राफ्ट ही बनाना। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हमें जो है कब प्रारूप बनाना है और कब हमें उदाहरण लिखना है। तो अब इसमें आप किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन अपने मन में मत रखिएगा। तो एक बात तो आप ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज आपको जो क्लियर करनी है इसी के साथ कि ये जो फॉर्मेट बना है इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने नाम लिखा, ठीक है, तो नाम लिखा तो इस तरीके से यहाँ लाइन खींच दिया कि इसका मतलब ये जो ड्राफ्ट बनाए, जैसे मैंने ये बिंदी बिंदी रखी है तो इन्होंने क्या किया कि इस तरीके से लाइन खींच दिया, या इसी को उन्होंने लिखा तो इस तरीके से ऐसे कर दिया, या उन्होंने ये लिखा तो इस तरीके से ये बीच में ऐसे रख दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं ये तीनों तरीके गलत हैं। अगर इस तरह आप प्रारूप बनाएंगे, इसमें से जो भी लाइन जहां पर भी ब्लैंक है, यदि आप इन तीनों में से कुछ भी करेंगे तो आपके अंक कटेंगे
और प्रथम दृष्टया ही वो गलत होगा। तो आपको करना क्या है, गलती क्या है, दोनों बात समझ लीजिए। जैसे आपने नाम लिखा, तो आप ध्यान रखिए कि जब हम प्रारूप बना रहे हैं तो ये ब्लैंक स्पेस है, जहां जहां ये डॉट लगे हैं ये सारे क्या है, ब्लैंक स्पेस है। ब्लैंक मतलब रिक्त स्थान, ठीक है। तो रिक्त, हिंदी के ग्रामर में विराम चिन्हों में एक चिन्ह है रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह, ठीक है। व्याख्या में भी मैंने इसकी चर्चा की थी, रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह। ये चिन्ह जब भी लगाया जाता है तो इसकी दो विशेषता है। पहली विशेषता क्या है कि यह सदैव अक्षर के पाद प्रदेश से लगाया जाएगा, पहली विशेषता है। रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह की पहली विशेषता क्या है कि यह अक्षर के पाद प्रदेश से लगाया जाएगा। और दूसरी विशेषता क्या है कि यह सदैव बिंदुओं के रूप में ही होगा, बिंदुओं के रूप में ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो गलती क्या है, ये बिंदु नहीं है, ये भी बिंदु नहीं है, ये बिंदु है लेकिन पाद प्रदेश से नहीं लगाई गई है, मिडिल भाग से लगाई गई है, तो इसलिए गलती है। जो सही तरीका है, ये अक्षर हो गया, पाद प्रदेश कहाँ हो गया ये, तो जब आप लगाइए तो इसके पाद प्रदेश से इस तरीके से आप बिंदी लगाइए। थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है लेकिन हड़बड़ाइए नहीं, आप घर पे अभ्यास कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आधा मिनट 1 मिनट बचाने के चक्कर में आप पूरा फॉर्मेट ही गलत करें। तो कहीं पर भी अगर हम ये ब्लैंक स्पेस को शो करेंगे, चाहे यहाँ, यहाँ, बीच में, यहाँ कहीं भी, तो जो हमको ये रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह कैसे लगाएंगे, ये राइट वे में लगाएंगे, रॉन्ग वे में इस तरीके से नहीं लगाएंगे। तो आपका ये प्रारूप हो गया। आज आप इतना काम करिए कि परिभाषा, विशेषता, महत्व समझिए, उसकी आंसर राइटिंग करिए और उसका ड्राफ्ट तैयार करिए। अगली चर्चा फिर कल वो इसके उदाहरण पर या अर्धशासकीय पत्र को लेकर हम आप शुरू करेंगे। शासकीय और अर्धशासकीय दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन पर चर्चा थोड़ी सी लंबी होगी। मुझे लगता है शायद इस पर 3 लेक्चर हो जाएं, ठीक है। आज 1 हो गया, 2 और हो जाएं। और ये दोनों अगर आपको समझ में आ गए, ये बेस लेटर हैं, तो बाकी के लेटर समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तर्कस के इस कार्यक्रम में कल फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।